नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किया मंजूर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। समाप्त हुआ सीजेपी का प्रदर्शन। मांगों को लेकर सरकार और सीजेपी में बनी आपसी सहमति। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ अलग अलग मुद्दों पर हुआ संवाद। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 यूरोपीय देशों का दौरा सकुशल संपन्न। यात्रा के अंतिम पड़ाव रोमानिया से स्वदेश रवाना। वापसी से पहले बुखारेस्ट में किया भारतीय समुदाय को संबोधित। गुजरात से लेकर असम और श्रीनगर में बाढ़ से तबाही। उत्तर और दक्षिणी गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। राहत और बचाव में जुटी टीमें। असम के 19 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली टी20 सीरीज जीती। हरारे में खेले गए दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 से अजय बढ़त। और आइए अब शुरुआत करते हैं। जंतर मंतर पर कई दिनों से चला आ रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने छात्रों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने घर लौटने की अपील की और कहा कि सरकार ने आंदोलन की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली हैं। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी यह घोषणा करती है कि हम अच्छे विश्वास के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं और यह मानते हुए कि तय की गई शर्तों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेगी और एफआईआर निरस्त करने की लिखित पुष्टि भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नड्डा ने कहा कि सरकार छात्र समुदाय की चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर
आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे युवाओं और छात्रों की राय और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार के लिए छात्रों और युवाओं की भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। नीट परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों को लेकर छात्रों की जो भी चिंताएं हैं, उन पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की जायज चिंताओं को समझना, उनका तुरंत समाधान करना और ये पक्का करना है कि उन्हें पता चले कि उनकी बात सुनी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उठाया गया ये कदम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करने वाला निर्णय है। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया, उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। केंद्र सरकार के आश्वासनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। और देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा कि बड़े हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया ये फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानकों को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन समेत शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भाजपा इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल में ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा को 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गड़बड़ी में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि को 4 वर्ष से दोगुना करके 8 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्तियों को न्यूनतम 5 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार होगा। पुलिस, केंद्रीय एजेंसीज या एसटीएफ द्वारा जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य होगी।
मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होगी और आरोप पत्र दाखिल करके 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट के समक्ष होगी, जिसमें 3 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अपील आमतौर पर 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। विशेष मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में इस विषय पर सार्थक चर्चा से बच रहा है और उसका उद्देश्य समाधान के बजाय राजनीतिक टकराव को बढ़ाना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत कई दिनों से दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता देश भर के लाखों छात्रों की प्रमुख मांग है। ऐसे में यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद से पारित होता है तो पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। अब सभी की नजर संसद में इस विधेयक की पेशी और उस पर होने वाली चर्चा पर टिकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 यूरोपीय देशों का दौरा सकुशल संपन्न हो गया है। मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया में भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा रही, जबकि रोमानिया में 30 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रपति स्तर की यात्रा हुई। और इस यात्रा के जरिए भारत इन 3 देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और जन संपर्क को मजबूत करना चाहता है। इस यात्रा के जरिए 3T यानी कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पर विशेष फोकस रहा। महामहिम की इस यात्रा के जरिए पूर्वी मध्य यूरोप में भारत की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश मजबूत करना, ये साफ तौर पर इस पर जो आने वाले समय के लिए दिशा निर्देश जो हैं और किस तरह से तय होते हुए नजर आएंगे, ये देखा गया है। इसके अलावा भारत EU FTA का लाभ उठाते हुए आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और टैलेंट पर फोकस किया गया है। तो ये तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन पर साफ तौर पर ये फोकस किया गया है। और इसके अलावा बताएं तो कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने पर भी जो बात है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा दौरा रहा है। IT, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसके अलावा शिक्षा एवं दक्षता निर्माण पर भी जोर दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और कैसे उसमें मजबूती लानी है, इस पर भी बातचीत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इनोवेशन में साझेदारियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें ये बातचीत हुई और उसके बाद आगे का रोड मैप जो है वो रखा गया है। रोमानिया यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों से संवाद किया है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और रोमानियाई नागरिक भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने भारत रोमानिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को दोहराते हुए प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा माल्दोवा से शुरू होकर उत्तरी मैसेडोनिया होते हुए आज रोमानिया में समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान महामहिम ने तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, IT, स्वास्थ्य, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे इन देशों के साथ भारत के समग्र साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के अंतिम दिन बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस यात्रा ने भारत रोमानिया संबंधों को नई गति दी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जब भी मैं विदेश यात्रा पर जाती हूँ
वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलने की सदैव उत्सुक रहती है। भारत से दूर रहने के बावजूद आप मातृभूमि से जुड़े रहे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे रोमानिया सहित पूरे यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। महामहिम की यात्रा के दौरान एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भी बिजनेस फोरम में भाग लिया, जहां निवेश, संयुक्त उद्यम और व्यापारिक अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस यात्रा में भारत का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी मेरे साथ आया है, जिसने इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम के दौरान रोमानियन बिजनेस कम्युनिटी के साथ अत्यंत सार्थक विचार विमर्श किया। शिक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच जुड़ाव मजबूत हो रहा है। रोमानिया में भारतीय आईटी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और विद्यार्थी स्थानीय विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वहीं भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और विविध खान पान के प्रति रोमानिया में रुचि लगातार बढ़ रही है, जो जन स्तर पर संबंधों को और गहरा बना रही है। प्रवासी भारतीयों को दोनों देशों के बीच जीवन सेतु माना जाता है। उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और उपलब्धियां न सिर्फ रोमानिया की प्रगति में मदद कर रही हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा को भी नई दिशा प्रदान कर रही हैं। यही वजह है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम मानी जा रही है। विश्व के किसी भी भाग में रहते हो, आपका अनुभव, विश्वसनीयता और उपलब्धियां भारत की प्रगति को नई शक्ति प्रदान करती है तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा केवल औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत और रोमानिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जन जन के संबंधों को और मजबूत बनाने का सशक्त संदेश दे रहा है। बुखारेस्ट से ये दौरा समाप्त होने के साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की नई संभावनाएं खुल गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा पूरी हो चुकी है। इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दी है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के द्वार तो खुले ही हैं, साथ ही यहाँ रह रहे भारतीयों के मन में एक अपनेपन की भावना भी जागृत हुई है। रोमानिया से कैमरामैन एस जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जोजिला दर्रे पर सेना के जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर राष्ट्र की ओर से ऑपरेशन विजय के वीर जवानों को नमन करेंगे और इस दौरान राजनाथ सिंह वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे। वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बाद में भारतीय सेना सांडो टॉप और मतायन में अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता और ड्रोन संचालन का प्रदर्शन भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सारनाथ के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है और लिखा है कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। यही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। उनका ज्ञान, करुणा और सद्भाव का संदेश आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का वैश्विक स्तर पर सम्मान है। साथ ही इससे दुनिया भर के अधिक से अधिक लोग सारनाथ आएंगे और भगवान बुद्ध के आदर्शों एवं शिक्षाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक्स पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए हर भारतीय के लिए यह गर्व की बात है। सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और जो विरासत है उसको दर्शाता है। ये गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच के स्रोत के रूप में भारत की स्थायी सभ्यता जो विरासत है उसको रेखांकित करता है, जो पीढ़ियों तक
मानवता को प्रेरित करती आ रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने देश के सभी छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 सालों में छात्रों और युवाओं के हित में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। और वहीं देश के कई हिस्सों में मानसून अब आफत बनकर बरस रही है। गुजरात से लेकर असम, श्रीनगर और महाराष्ट्र तक लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी है, सड़क संपर्क बाधित है, लेकिन लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए देश भर में बाढ़ और बारिश का हाल इस रिपोर्ट में। देश के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। गुजरात से लेकर असम और श्रीनगर तक लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, कि जहां पिछले 48 घंटों में भारी बारिश के कारण निचले इलाके पानी से भर गए हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, नवसारी और सूरत के कई इलाके जलमग्न हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हुई हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नवसारी सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिलों में से एक है। कई नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। कई गाँव और शहरों में पानी घुस गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बचाव दल बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6ठी बटालियन गुजरात के नवसारी जिले के सारी खुरद गांव पहुंची और बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों में बचाव अभियान शुरू किया। साथ ही भारतीय तट रक्षक बल ने नवसारी जिले के बाढ़ प्रभावित दूरस्थ क्षेत्र में फंसे कम से कम 60 झींगा पालकों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो वहीं असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के दर्जनों जिले प्रभावित हैं, जिससे असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 19 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 64 मंडलों के कुल 1275 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 14,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में असम सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सेना और एनडीआरएफ बोटों के जरिए फंसे लोगों को निकाल रही है। राहत शिविरों में हजारों लोगों को रखा गया है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और यथासंभव मदद कर रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाढ़ की वजह से लगभग 6 लोगों की मौत हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जारी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। वहीं श्रीनगर और कश्मीर घाटी में भी झेलम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं।
श्रीनगर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन तक रोकी गई अमरनाथ यात्रा शनिवार को जम्मू से फिर से शुरू हो गई। साथ ही देश भर में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से अगले 48 घंटों में पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारत और यूके के बीच लागू हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके जरिए वर्ष 2030 तक न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर 115 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, साथ ही 7 से 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 15 जुलाई 2026 से लागू हुए भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एसोचैम ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी सेंटर की स्टडी के अनुसार वर्ष 2025-26 में 58 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक बढ़कर 115 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। स्टडी के मुताबिक इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने के साथ साथ 7 से 10 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को नए बाजार मिलने से उसके विस्तार को गति मिलेगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आसान कस्टम्स प्रक्रियाएं और डिजिटल ट्रेड से जुड़े प्रावधान व्यापार को अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनाएंगे। वहीं ब्रिटेन की उन्नत तकनीक और भारत के विशाल बाजार, युवा कार्यबल तथा मजबूत एमएसएमई आधार का मेल दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा। हालांकि स्टडी के अनुसार इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय कंपनियों को उत्पाद गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सर्टिफिकेशन और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कुल मिलाकर भारत ब्रिटेन एफटीए सिर्फ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सैन्य चेतावनी के बाद तेहरान ने भी बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी सेना किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का तत्काल और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ओर से अब नई रणनीति के तहत हमले सामने आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और गंभीर होता हुआ नजर आता है। ईरान अमेरिका के बीच जारी संघर्ष अब अपने खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नए और बड़े सैन्य हमलों की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से भी बेहद तीखा और आक्रामक रुख सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी सेना ट्रिगर पर उंगली रखकर पूरी तरह तैयार है और किसी भी अमेरिकी दुस्साहस का तत्काल और अभूतपूर्व जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी प्रशासन ईरान के शीर्ष नेतृत्व, परमाणु ठिकानों, सैन्य ठिकानों और सरकारी संस्थानों पर और बड़े हवाई प्रहारों के विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक तरफ अमेरिका हर दिन ईरान पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. वहीं ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी जंग की रणनीति में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव कर लिया है। अब तक ईरान हवा में उड़ रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने विमानों के बजाय उनके घर यानी एयरबेस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का पूरा फोकस अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर बने रनवे, पार्किंग एरिया और ईंधन भरने वाली जगहों को तबाह करने पर है। ईरान की मंशा साफ है कि अमेरिकी फाइटर प्लेन आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर ही फंसे रहें। इस बदली हुई स्थिति ने अमेरिका की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। एक समय था जब अमेरिका के पास ईरान के आसपास हमला करने के लिए करीब 20 एयरबेस हुआ करते थे,
लेकिन कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में लगातार बने खतरों और हमलों के डर से अब अमेरिका के पास सिर्फ 5 एयरबेस का ही सहारा बचा है। एयरबेसों की इस भारी कमी के कारण अब अमेरिका को मजबूरन अरब सागर में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोतों से विमान उड़ाने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से विमानों को ईरान तक पहुंचने के लिए 1600 से 2700 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इतनी लंबी दूरी तय करने में ही ज्यादातर ईंधन रास्ते में खत्म हो जाता है, जिसके चलते अमेरिकी विमान ईरान के आसमान में ज्यादा देर रुककर हमला नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने साफ किया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। ما نه از تهدید میترسیم، نه از زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم. ما یک سیاست اصولی داریم، به این سیاست اصولی خودمون ادامه میدیم. حفظ منافع مردم ایران، حفظ حقوق مردم ایران، حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز، در منطقه خلیج فارس، اینها جزء اصول ما هست، اهداف ما هست. اینها رو دنبال میکنیم و از هیچ کسی هم نمیترسیم، از هیچ تهدیدی هم جا نمیزنیم. تا وقتی که اهداف ما محقق نشه، خواسته های مردم ایران، خواسته های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. फिलहाल ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को सख्ती से लागू कर रही अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और व्यापारिक जहाज पर सीधी गोलीबारी कर उसे रोक दिया है। 14 जुलाई से दोबारा लागू की गई नाकेबंदी के बाद ये दूसरा कमर्शियल जहाज है जिसे अमेरिकी सेना ने सैन्य कार्रवाई के जरिए रोका और अक्षम किया है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे को कड़ा जवाब दे रहे हैं, जिससे संघर्ष खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शौर्य विजय यात्रा को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा और सेना की तैयारियों पर बड़ा संदेश दिया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को नमन किया। वहीं उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का साहस और बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज भी हमारे दुश्मन की नीयत बदली नहीं है। वो आज भी प्रॉक्सीवार और घुसपैठ जैसे गंदे हथकंडे अपनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी इस बात का पर्याप्त ध्यान दिया है कि हमारे सैनिकों का मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष का दायरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक माने जाने वाले हूती विद्रोहियों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हूतियों ने चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरब की ओर से उन पर हमला किया गया तो वे अपने जवाबी अभियान को और तेज करेंगे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी शहर जादान पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने सऊदी अरब के ऑयल प्लांट को निशाना बनाया है और इस हमले के बाद सऊदी अरब के सऊदी सिविल डिफेंस ने जाजान और यनबू प्रांतों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस घटना का ईरान से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार सऊदी अरब और यमन के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर अलग अलग विवाद और संघर्ष रहे हैं। इससे पहले भी हूती विद्रोही बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में सऊदी हितों से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। हूती समूह के चीफ नेगोशिएटर और प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने शनिवार को सऊदी अरब पर सना एयरपोर्ट बंद रखने पर जोर देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर रियाद ने अपनी नीति जारी रखी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है हूती विद्रोही और सऊदी अरब के साथ बार बार इनका टकराव क्यों होता रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हूती विद्रोहियों का उदय जो है वो यमन के उत्तर पश्चिमी इलाके से हुआ है। यमन में धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य आंदोलन से निकले हूती 1980 से 90 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती की स्थापना हुई थी और उन्होंने अमेरिका, सऊदी प्रभाव और वहाबी विचारधारा का विरोध किया। हूती विद्रोही यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है।
हूथी विद्रोहियों का सऊदी अरब के बीच दुश्मनी ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक है। ऐसे में आपको इस दुश्मनी की 3 अहम वजह भी बता देते हैं। धार्मिक वजह, सऊदी अरब सुन्नी विचारधारा का केंद्र है, जिसकी वजह से ये होता है, जबकि यमन के हूती शिया विचारधारा को ये मानते हैं। वहीं हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब यमन में वहाबी प्रभाव फैला रहा था, जो उनकी धार्मिक पहचान के लिए खतरा है। और ये हूतियों का जो आरोप है वो सऊदी अरब यमन में अपनी विचारधारा फैला रहे हैं, जिसकी वजह से ये धार्मिक वजह बताई जाती है। सीमा विवाद को लेकर अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये सीमा विवाद देखने को मिला है। तो इनके बीच आखिर टकराव क्यों है, यह हम आपको बता रहे हैं। और सीमा विवाद को लेकर बताएं तो 2009 से 10 में हूतियों और सऊदी सेना के बीच सीधा जो संघर्ष है वो देखने को मिला था। इस संघर्ष में सऊदी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ईरान फैक्टर की अगर बात करें तो सऊदी अरब हूतियों को ईरान का प्रॉक्सी मानता है और ईरान सऊदी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का ये एक मोर्चा है। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत ने पहली T20 सीरीज जीत ली है। हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर ही सिमट गई। ईशान किशन ने 14 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन बनाए। गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए। प्रिंस यादव और यश ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। भारतीय एथलेटिक्स ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड प्रदर्शन और बेहतर सरकारी सहयोग के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। बेहतर वित्तीय सहायता, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रमों ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को नई पहचान दी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के साथ अब देश को एक नई पीढ़ी के एथलीटों से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का ग्लासगो तक का सफर रिकॉर्डों से होकर गुजरा है। हर दौड़, हर छलांग, हर थ्रो ने भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत को साबित किया है। पिछले 1 वर्ष में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं, नए सितारे उभरे हैं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की। हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे को अपने आप पे बिलीव हो रहा था। जब जो भी मैंने कंपटीशन किया, 60 मीटर किया, इंडियन ओपन सीरीज किया, हर कंपटीशन में मेरे को ट्रस्ट बढ़ रहा था भी मैं और कैपेबल हूँ करने के लिए। तो जब वो सारी सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं उसको ओवरकम किया, जो भी मैं उसको जिया, जो भी अंडर 60 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, हर ट्रेनिंग सेशन था, वो चीज़ का मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो वो मैटर नहीं करता भी मैं सेमीज में रिकॉर्ड तोड़ा फिर टूट गया। मेरे को पता था मैं और कैपेबल हूँ। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि विशाल टीके के नाम रही। 400 मीटर धावक ने 44.98 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। वहीं तेजस शीर्षे ने जून 2026 में लुधियाना में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में 13.27 सेकंड का समय निकालकर 110 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किया और 2026 सत्र में एशिया के 6वें सबसे तेज हर्डलर बने। My personal thinking about this is, if you have the confidence and if you know that you're capable of doing that, you just have to do that, and that just build upon itself and it just stacks up, and the end product will be something you will absolutely fall in love with. Especially to redeem my silver medal performance from last year's Birmingham. Things have been looking really good after a brief pause which I had in 2024 after my knee surgery and comeback season in 2025. So things are looking pretty much good. I'm getting into my best shape ever, and I really expect to put out a very good show at Glasgow and turn the silver medal into the most precious medal and make my country proud at Glasgow.
लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने भी भारत की शानदार लय को कायम रखा। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते और 5000 तथा 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर अपनी पकड़ और मजबूत की। फील्ड स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। देवमीना ने पोल वॉल्ट में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि तेजस्विन शंकर 8000 अंक का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट बने। इन उपलब्धियों ने ट्रैक के साथ साथ फील्ड स्पर्धाओं में भी भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया है। ये उपलब्धियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, बेहतरीन तैयारियां और मजबूत इरादों की कहानी है। अब जब 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की अभियान की शुरुआत होगी तो पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ पदक जीतेंगे बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इतिहास भी रचेंगे। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत को पैरा पावर लिफ्टिंग से पहला पदक दिलाने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार अपनी इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि ये पदक उनकी मेहनत और सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों का नतीजा है। झंडू कुमार से हमारे जो सहयोगी हैं संवाददाता नारायण सिंह ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में चल रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीता पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के झंडू कुमार जी ने। झंडू जी, आपका स्वागत है। पहला मेडल आया पैरा पावर लिफ्टिंग में वो आपके द्वारा, तो किस तरह से देखते हैं इस अचीवमेंट को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है जो हम ग्लासगो में आके अपना झंडा, पहला ही झंडा लहराए हैं। हमने इंडिया के मेडल अपना नाम किए हैं। जर्नी को कैसे देखते हैं? काफ़ी मुश्किलें भी आई लेकिन एक जिस तरह से एक अवसर मिला अपने हुनर को दिखाने का, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, तकलीफ समस्या तो बहुत था मेरे पास, मगर तकलीफ समस्या को हमने एक दोस्त की तरह बना के रखे थे और उसी को लेके चल रहे थे हमने। आज उसी दोस्त के बदौलत और उसी के जुनून के बदौलत आज हमने ग्लासगो में मेडल जीते हैं। सर अगर एक बात करें, सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रही है, आप और अन्य तरीके से स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो उनका कितना फ़ायदा एथलीट्स को मिलता है और आपको का कितना फ़ायदा मिला? सर देखिए, हमें तो बहुत फ़ायदा मिला है। आज हमें खेलो इंडिया के ऐसा स्कीम में हमें बहुत बढ़िया मंच मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें इतना अच्छा मंच मिला और उसी से लेके हमने 2025 में खेल के हमने 2025 में इंटरनेशनल जाके खेले चाइना में और उसी अनुभव से हमने इंटरनेशनल में पहला ही मेडल हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। अगला टारगेट क्या है आपका? अगला टारगेट है एशिया गेम्स है, ओलंपिक है। ये दो हमारा सबसे बड़ा अच्छी है, वो टारगेट है हमारा। झंडू कुमार ने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहली सफलता दिलाई, अपने आप में एक बहुत यादगार पल होता है। अब उनकी कोशिश यही है कि अब वो पैरा एशियन गेम्स और पैरालंपिक्स में भी भारत के लिए मेडल जीत के तिरंगा के सम्मान को बढ़ाएं। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स में भारतीय महिलाओं का दमदार प्रदर्शन जारी है। रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की जोड़ी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है। भारतीय जोड़ी ने टोंगा की जोड़ी को 5-2, 4-6, 1-0 से शिकस्त दी। रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की जोड़ी नामीबिया की जोड़ी से भिड़ेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। लॉन बॉल्स में भारतीय एथलीट्स का लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय खिलाड़ी रूपा रानी और पिंकी का मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की खेलों के प्रति विशेष रुचि की वजह से आज स्पोर्ट्स में बड़ा बदलाव आया है। रूपा रानी और पिंकी से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे लॉन बॉल प्लेयर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक जितने भी मैच हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे साथ है रूपा रानी जी और साथ में पिंकी जी, जिन पे हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह से देखते हैं जो पूरा जो कैंपेन रहा है हमारा लॉन बॉल का, शानदार रहा है। इस बार फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, चैलेंजिंग है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? फॉर्मेट तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। पिछले 2 दिनों में जो हम लोग विजय हुए हैं, आने वाले जो मैच है उसमें
जो गलतियां रही है उस पर काम करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप देखिए तो लॉन बॉल में शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का। पिछले एडिशन में हमने पहली बार 2 मेडल जीते, आप लोगों ने गोल्ड जीता था। तो अगर बात करें स्पोर्ट्स की, किस तरह से देख रहे हैं आने वाले समय में स्पोर्ट्स कितना बढ़ने वाला है? क्योंकि आप लोगों का जो प्रदर्शन है कि सिर्फ कॉमनवेल्थ में नहीं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी शानदार रहा है। जो 22 में हमने मेडल जीते थे उसकी वजह से अब जो इस गेम की कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जानने लगे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होगी अब उससे भी इंटरेस्ट आने लगा है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से लगातार संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस फैक्टर को कितना बड़ा मानती हैं आप? इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। बच्चों के लिए विंटर ओलंपिक्स हो गया है, खेलो इंडिया हो रहा है, हर जगह। मतलब ये नहीं है कि बस आप ये सोचेंगे कि नेशनल का वेट करेंगे आप या इंटरनेशनल लेवल का, नहीं, उसके बीच में भी काफ़ी गेम्स हैं। स्कूलों में इतनी सारी गेम्स कर दी हैं या किसी भी स्टेट में हो रही है, हर एक में खेलो इंडिया हो रहा है और हर एक स्टेट के बाद एक मॉनिटरी बेनिफिट भी दे रहे हैं ये लोग। ये नहीं है कि बस आपने करवा दिया हो गया, नहीं, हर एक का अकाउंटेबिलिटी है कि कौन सी गेम में कौन क्या कर रहा है, कौन परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, उसका क्या हिसाब रखना है। जो बच्चे नीचे उस ग्रास रूट लेवल को और अच्छा कैसे बनाना है, उसमें कोचिज़ की भी वर्कशॉप की जा रही है, क्योंकि कोचिज़ अच्छे हो जाएंगे तो बच्चे जो ग्रास रूट लेवल पे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। माइंडसेट में चेंज आया है। हमारे खिलाड़ियों के लिए मैटर नहीं करता है कि कौन वर्ल्ड नंबर 1 है, कौन वर्ल्ड चैंपियन है, हम सिर्फ खेलते हैं। उस माइंडसेट का कुछ असर है? देखिए, सबसे पहला बदलाव तो हम लोगों ने जब हिस्ट्री बनाई थी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, 1930 से लॉन बॉल कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा था और हम लोगों ने हिस्ट्री बनाई कि कॉमनवेल्थ में इंडिया को पहला पदक और वो भी गोल्ड मेडल। तो वहाँ से हम लोग मोटिवेट हुए। बीच में जितने भी हम लोगों ने टूर्नामेंट खेले, जैसे एशियन चैंपियनशिप खेला, वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, तो एक तैयारी थी इस कॉमनवेल्थ के लिए, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। तो अभी वही एक्सपीरियंस का फ़ायदा अभी हम लोगों को मिल रहा है मैच में। हमारे खिलाड़ियों के लिए ये मैटर नहीं करता कि उनके सामने कौन सा अपोनेंट खड़ा है, चाहे वो वर्ल्ड नंबर 1 हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, बस वो ये जानते हैं कि परफॉर्म करना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है। और इसी वजह से भारतीय खेलों में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कनाडा के कोआमा अल अहमदी को 60 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। राष्ट्रमंडल खेल में ऐतिहासिक डेब्यू करने वाले पुतुल सोनोवाल भले ही लॉन बॉल्स पुरुष सिंगल स्पर्धा में पदक से चूक गए हों, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इन खेलों का अनुभव उन्हें आगे के लिए प्रेरणा देगा। पुतुल सोनोवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। देखिए। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय लॉन बॉलर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हमारे साथ है पुतुल सोनोवाल, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में विश्व के नंबर 1 लॉन बॉलर रियान बेस्ट को हराया। पुतुल, एक चैलेंज था, वर्ल्ड नंबर 1 आपके सामने थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कभी डगमगाया नहीं और आपने उस वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को भी हरा दिया। उस मैच के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा जो पहला मैच था वो वर्ल्ड चैम्पियन 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट रियान विस्तार के साथ था। तो मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं था उस मैच में। तो लॉन बॉल ऐसे दिन पे दिन ऊपर उभर रहा है, उसका फ़ायदा सभी को जाता है। साई भी हमें बहुत हेल्प करी है, पहले नहीं करती थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से भी अब हमें हेल्प मिलने लग गई है, जो पहले नहीं थी। पहले हम लोग खुद स्ट्रगल करते थे, बच्चे अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, बट आने वाले दिन बहुत ही हमारे स्वर्ण में होंगे। तो मैं पूरी आशा के साथ, पूरी भावनाओं के साथ आई हूँ कि इस बार भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। भारतीय हमें सब प्यार देंगे, हमको अपनी प्रार्थना में रखेंगे, हम जरूर कुछ रच के जाएंगे यहाँ से। पुतुल, अगर बात करें इस बार फॉर्मेट में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था, क्वार्टर फाइनल्स में डायरेक्ट जाती थी, इस बार सेमीफाइनल में डायरेक्ट जाना है और पूल में आपकी 6 टीमें और 5 आपको मैच खेलने हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? आपकी चैलेंज मुश्किल है? देखिए, इस बार कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बॉल इवेंट थोड़ा टफ है, क्योंकि हम लोग का सार पूल से मतलब सार जो टॉप प्लेयर होगा वही मतलब सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। सेमीफाइनल में भी ऐसा है कि दूसरा इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल है, हम लोग का यहाँ पे 2 ब्रॉन्ज भी नहीं है, फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी खेलना पड़ेगा। थोड़ा टफ है, बट हम मतलब कोशिश करेंगे वो टफ को मतलब निकाल के हम मेडल
इंडिया के लिए मेडल मतलब लाने के लिए कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुतुल का परफॉर्मेंस रहा है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन्होंने पहले ही मैच में वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, फिर दूसरे मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया और आने वाले मैचों में भी जितने मैचेस होंगे पूरी उम्मीद है कि अपना प्रदर्शन को दोहराएंगे और एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचेंगे। जो पिछले गेम्स जो बर्मिंघम में हुए थे, पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में लॉन बॉल में मेडल जीता था और वही इतिहास को दोहराने की यहाँ पर कोशिश होगी। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। भारत की उभरती खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बना लिया है। अनाहत ने अपने धैर्य और कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए मिस्र की तीसरी चौथी वरीयता प्राप्त बार्ब समय को शिकस्त दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबले को 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 से अपने नाम किया। पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत भारत की पहली जूनियर विश्व स्क्वॉश चैंपियन बनने से अब सिर्फ एक कदम दूर है। वो पिछले 21 वर्ष में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में अनाहत का मुकाबला मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।